वाले आज का आपका नया टॉपिक विज्ञान का जैव रासायनिक चक्रण बायोकेमिकल साइकिल की बात करते हैं। इसके अंदर अभी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, आपको परिस्थिति तंत्र, ऊर्जा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन चक्र सभी आ जाएंगे तो ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी किसी क्षेत्र में पादप जंतु वातावरण में सम्मिलित रूप से बनाने वाला तंत्र पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेरेंसले ने किया था और पारिस्थितिक तंत्र का पिता रिटर को कहा जाता है। पारिस्थितिक शब्द की उत्पत्ति आइकोस पर लोगोस यानी रहने वाला स्थान व अध्ययन से हुई है। एजी टेरेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र का वह तंत्र है जो पर्यावरण के संपूर्ण सजीव आपके निर्जीव के परस्पर संबंध तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। पारिस्थितिक तंत्र तथा जीवन मंडल के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिक तंत्र मिलकर आपके पारिस्थितिक क्षेत्र बनाते हैं। पारिस्थितिक क्षेत्र में मिलकर पारिस्थितिक तंत्र मंडल या इकोजोन बनता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्रों को इकोटोन कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जिन घटकों से मिलकर बना होता है उसे पारिस्थितिक घटक कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की बात करें अजैविक घटक और जैविक घटक कहते हैं। अजैविक घटक के अंदर कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ जलवायु के कार्य कहा जाते हैं। और जो जैविक घटक के अंदर स्वपोषी, विषमपोषी तथा उत्पादक उपभोक्ता जाते हैं। तो उपभोक्ता देखें, उपभोक्ता आपका वृहद उपभोक्ता आता है, लघु उपभोक्ता, वृहद उपभोक्ता के अंदर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और आपके तृतीय उपभोक्ता आते हैं। अजैविक घटक के अंदर अजैविक घटक के अंदर यहाँ पर आपकी निर्जीव पदार्थों से मिलकर बना होता है। जैसे आपके कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, खाद्य, वसा, एटीपी तथा डीएनए होता है। कार्बनिक पदार्थ यानी खनिज लवण जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि होता है। जलवायु कार्य के अंदर आपका वायु, प्रकाश, वर्षा, तापक्रम, आर्द्रता, दाब होती है। जैविक घटक के अंदर इसमें जीवधारियों का सम्मिलित किया जाता है। उत्पादकता देखें, इसे स्वपोषी घटक होते हैं। ये सभी जीवों को अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं करते बनाते हैं। हरे पादप और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। उपभोक्ता की बात करिए, विषमपोषी घटक होते हैं, अपना भोजन से उत्पादक अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। वृहद उपभोक्ता वे जो अपना भोजन हेतु पादपों व अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जंतु होते हैं, अपने भोजन से हरे पादपों से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरण, बकरी, खरगोश। द्वितीय उपभोक्ता के अंदर हम देखें मांसाहारी आते हैं, ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, कुत्ता, मेंढक। तृतीय उपभोक्ता के अंदर वे या सर्वाहारी उच्च आते हैं, जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बाज, शेर, आपका घड़ियाल, चीता और आपका घड़ियाल, चीता और बाघ। यानी उसके बाद इसके तृतीय उपभोक्ता के अंदर मानव या लघु उपभोक्ता, सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक देखें। सजीव उत्पादक उपभोक्ताओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, सस्य पदार्थों का अपघटन जीवाणुओं कवक द्वारा किया जाता है। यहाँ पर विशेष पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र या महासागर है। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है तालाब में पानी का एक बूंद ठीक है ना। संसार का सबसे बड़ा छोटा पारिस्थितिक तंत्र है तालाब में पानी की एक बूंद, ठीक है। और सबसे बड़ा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र, महासागर। उसके बाद में पारिस्थितिक तंत्र 2 प्रकार के होते हैं आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, वन, तालाब, झील, मरुस्थल, शीत मरुस्थल। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंदर खेत, बगीचा, अर्ध कृत्रिम के अंदर बाग, नहर और कृषि फार्म भूमि आती है। पूर्ण कृत्रिम के अंदर अंतरिक्ष का स्पेस स्टेशन या मछली घर आता है। उसके बाद देखिए स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम का अध्ययन स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम का अध्ययन आपका लिम्नोलॉजी कहलाता है। खाद्य स्तर या पोषण स्तर की बात करते हैं। आहार ऊर्जा एक वर्ग के जीवों के दूसरे वर्ग में जीवों में श्रृंखलाबद्ध स्थानांतरित होती है। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार खाद्य स्तर के उस बिंदु में जहाँ पर ऊर्जा एक वर्ग से जीवों के दूसरे वर्ग में जीवों के स्थानांतरण से होती है, उसे पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर की बात करें तो यहाँ पर आपका प्राथमिक उत्पादकता आते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रथम पोषी होते हैं, प्रथम उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं। ये द्वितीय स्वपोषी स्तर आता है, द्वितीय उपभोक्ता ये मांसाहारी होते हैं। ये आपके तृतीय पोषी होते हैं। तृतीय उपभोक्ता आपके आते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं। ये चतुर्थ पोषी स्तर कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र स्तूप या पिरामिड की बात करें, यहाँ पर उत्पादक उपभोक्ता में खाद्य श्रृंखला में के अनुसार अलेख्य रूप में निरूपित किया जाए तो बनने वाले संरचना को पारिस्थितिक स्तूप या पिरामिड कहते हैं। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूपा या पिरामिड का अवधारणा प्रस्तुत की थी। खाद्य श्रृंखला बात करें किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले पोषक स्तरों की व्याख्या श्रृंखला जिसके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। भोजन के लक्ष्य भोजन के बक्से की श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ये सामान्यतः प्राथमिक ऊर्जा स्रोत सूर्य से प्रारंभ होती है, जो अपने ऊर्जा को प्रारंभिक उत्पादक में उपभोक्ता तक भेजता है। इसमें जीव एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखला के बारे में सर्वप्रथम एल्टोलियन ने बताया था। खाद, टिड्डा, मेंढक, सर्प होते हैं। इसके अंदर उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, C1, C2, C3 आते हैं। और आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर T1, T2, T3 आते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। पेड़, पक्षी, जूं, कवक, जीवाणु या आपकी परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। मृत कार्बनिक पदार्थ, केंचुआ, सर्प, मोर ये मृत जीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन की बात करें, फूड जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में कई सारे खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर जटिल जाल तंत्र बना दे उसे खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल जितना जटिल होगा पारिस्थितिक तंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। सर्वाधिक स्थायी खाद्य जाल आपका महासागर है। महासागर उसके बाद में खाद्य हरे पादप को हिरण, चूहा, टिंडा, खरगोश खा सकता है। हिरण को आपका चित्ता, शेर, भेड़िया खा सकता है। चूहे को सांप, बिल्ली खा सकती है। टिड्डे को मुख्य रूप से आपका बिल्ली, भेड़िया खा सकता है। और खरगोश को
नहीं, टिड्डे को छिपकली, मछली, मेंढक, टिड्डा खा सकता है और इन सभी को आपका बाज खा सकता है। भेड़िया, बिल्ली खा सकती है। खाद्यान्न की बात करें, पारसी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह देखें। पारसी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह रेखीय व एक दिशीय प्रकार का होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण सूक्ष्म गति के नियमानुसार होता है। पारसी तंत्र पोषक तत्वों की दृष्टि से बंद प्रकार का होता है। ऊर्जा स्थानांतरण का दक्षांश नियम या 10 रूल आपका लिया था लिंडमान ने दिया। इस नियम में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के केवल मध्य 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तथा इस से 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए पारसी तंत्र में कोई भी खाद्य श्रृंखला 3 से 4 पोषक स्तर पर होती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की कमी होती चली जाती है। इस प्रकार से 10,000 जूल से 100 जूल, 100 जूल, 10 जूल, 1 जूल। यह भी जाने मुक्त जीव या नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों का नाम हरित नील हरित शैवाल के अंदर इस पृथ्वी के अपमार्जक जीवाणु कब कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों या नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन पैदा करने वाले सबसे अधिक संभावना जीवाणु से की जा सकती है। इसके अंदर जैव रासायनिक चक्र की बात करें, जैव तंत्र में पोषक तत्वों जैविक अजैविक और अजैविक जैविक चक्र जैव रासायनिक चक्र कहलाता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र, इसका संचय वायुमंडल व जलमंडल में होता है। ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र तथा नाइट्रोजन चक्र। और सादे चक्र के अंदर इसका संचय मुख्य रूप से स्थल मंडल में होता है। ये सल्फर चक्र, फास्फोर चक्र लाता है। गैसीय चक्र की बात करें, इसमें नाइट्रोजन चक्र आता है। जब जीवों की कोशिकाओं में प्रोटीन पाया जाता है तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, मगर कुछ सूक्ष्म जीवों, फलीदार पौधों के अतिरिक्त अन्य वनस्पतियों सभी जीव जंतु वायुमंडल में उपस्थिति से नाइट्रोजन का उपयोग यौगिक रूप में ही कर सकते हैं। नाइट्रोजन तत्व नाइट्रोजन के यौगिक में बदलता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। कुछ जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा फलीदार पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। इसलिए नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण होता है। वायुमंडल में बिजली न चमकने में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन आपस में मिलकर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिस भूमि पर गिरने पर मिट्टी में उपस्थित क्षारों में से क्रिया कर लवण बनाते हैं। ये लवण पदार्थों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पौधों के शरीर में नाइट्रोजन यौगिकों को प्रोटीन व अन्य कार्बनिक यौगिकों में बदल दिया जाता है। इन पौधों व उसके किसी भाग को जंतु खाते हैं तो नाइट्रोजन जंतु के शरीर में चला जाता है। जंतु पौधे या शेष मल मूत्र के रूप में यह नाइट्रोजन यौगिक भूमि पर पहुंचता है। फिर सूक्ष्म जीव ने अपघटित कर पौधों के अवशोषण के योग्य बनाते हैं। भूमि उपस्थित भी नाइट्रिकन जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन के रूप में बदलता है, जिसे तो यह पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है। प्रकृति में नाइट्रोजन के निरंतर होने वाले प्रवाह को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए वायुमंडल नाइट्रोजन होगी, यहाँ पर मुख्य रूप से नाइट्रोजन का औद्योगिकरण स्थिरीकरण होगा या फिर नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण होगा, अजैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। तो ये आपके मुख्य रूप से यहाँ पर इसके बाद में क्या होगा, आपका नाइट्रोजन के सरल यौगिक बनेंगे भूमि सतह पर। यहाँ पर देख पादप प्रोटीन आदि प्राणी भोजन करेगा। उसके बाद में जंतु प्राणी प्रोटीन बनेगी। यहाँ अपघटन मर्दा होगा, अपघटन होगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपकी नाइट्रोजन वायुमंडलीयकरण के साथ वापिस वायुमंडल लौट जाएगी। उसके बाद नाइट्रोजन चक्र बाद में ऑक्सीजन जैवमंडल का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन विभिन्न रासायनिक रूपों में चक्रीय रूप में तथा वातावरण से जीवधारियों द्वारा तक पहुंचता है, फिर वो वातावरण में वापस पहुंच जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा के वायुमंडल में संतुलन बनाए रखता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है, जैसे संवहन, दहन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही लौटती है। इस प्रकार ऑक्सीजन चक्र की रूपरेखा बनती है। अगर देखें सूर्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन पशुओं द्वारा शोषण, पहले यहाँ पर देखें पौधे के द्वारा आपका प्रकाश संश्लेषण भोजन निर्माण होता है। कार्बनिक भोजन के द्वारा दिन के अंदर ऑक्सीजन ली जाती है। उसके बाद रात के अंदर ये पशुओं को शोषण के लिए दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रात में बाहर निकलती है। उसके बाद यहाँ पर देखें पशुओं के शोषण होगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का मिले CO2 के रूप में आएगी। उसके बाद यहाँ पर H2 बनेगा। H2 से यहाँ पर जीवाणु शोषण श्रृंखला जीवाणु सामग्री बनेगी और ऑक्सीजन चक्र चलता रहेगा। इसके बाद कार्बन चक्र की बात करें या जैव रासायनिक चक्र का, जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, मृदा मंडल तथा भूमंडल, जलमंडल तथा पृथ्वी के वायुमंडल में साथ विनिमय होता है। जैव खोज जोसेफ प्रिंस्टलिस, एंटोनी लवोसियर तथा प्रतिपादक एम्फरी डेवी, यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है। इसमें जीवमंडल तथा उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्निर्माण, निर्वीकरण, पुनरुत्पादन की अनुमति प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में उन सभी पदों में होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है तथा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकारों में समाविष्ट होते हैं। इस प्रक्रिया वायुमंडल में या जलों में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में अणुओं में बदल दिए जाते हैं। ये ग्लूकोज अणु या उसे दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं तथा दूसरे जैविक रूप में महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैविक प्राणियों के ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। यह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में चली जाती है। दहन की प्रक्रिया व ईंधन का उपयोग खाना पकाने तक गर्म करने आता है तो उद्योगों में होता है, तो के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। वायुमंडल की बातें वायुमंडल के अंदर CO2 होती है। वायुमंडल से
कार्बनिक यौगिक पादप द्वारा ग्लूकोज के कार्बनिक यौगिक जंतु द्वारा खाया जाता है। उसके बाद कार्बनिक कार्बोनेट सल्फी बनाते हैं पेट्रोलियम और पादप यौगिकों से कोयला। उसके बाद में चूना पत्थर पानी में कार्बोनेट से चूना पत्थर। इस प्रकार से ये शोषण द्वारा विघटन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाएगी। उसके बाद देखिए जल चक्र, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, यानी जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल पीकर खाद्य पदार्थों के माध्यम से जल प्राप्त करते हैं। वे श्वास के साथ जलवाष्प पसीना मूत्र के रूप में जल को त्याग दिया जाता है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध स्थानों में 30% समुद्र में लवणीय जल है, 2% पहाड़ों और ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा रहता है। 1% जल चक्र के रूप में जीवों में उपलब्ध वायुमंडल या जल चक्र आवश्यकता करते हैं। वाष्पीकरण के द्वारा पौधों द्वारा ऊपर पहुंचाया जाता है। जंतुओं के द्वारा वाष्पन से उत्पन्न होता है। उद्योगों में वाष्पन से ऊपर चला जाता है। आपके तालाब से वाष्पन से ऊपर चला जाता है। उसके बाद में विकर्षण होता है, तो तालाब का या बांध के द्वारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और यानी उसके बाद में ये आपका भौम जल स्तर है, यहाँ पर ये रिसाव कर मृदा जल बन जाता है। उसके बाद में लवणीय समुद्री जल बन जाता है। ये आपके वाष्पन के द्वारा ऊपर, विकर्षण के द्वारा नीचे आ जाता है। उसके बाद देखिए आगे अब शादी चक्र के प्रकार देखें। फास्फोर चक्र, फास्फोर एक न्यूक्लिक अम्ल का प्रमुख रचनात्मक चक्र है, जिसमें जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण घटक होता है। फास्फोर चक्र का स्रोत पृथ्वी की चट्टानें, शैले, वन्य ऐसे निक्षेप है जो विभिन्न भूगर्भिक काल में बने हैं। इन शैलों के अपरदन से फास्फोर मृदा में मिलता रहता है, जिनकी पर्याप्त मात्रा समुद्र में होती है। इनके अनेक अवसादों के विलयन रहता है। मृदा से पौधे फास्फोरस ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात और या जीवों द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। जीवों की मृत्यु के पश्चात फास्फोरस अपघटित होकर पुनः संगुलित अवस्था में बदल जाता है, जिसे मृदा खोज सोख लेती है। और फास्फोर चक्र इस प्रकार निरंतर चलता रहता है। सल्फर चक्र की बात करें, सल्फर को कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में द्वितीय तत्व कहा जाता है। सल्फर उपलब्धता की प्रक्रिया नाइट्रोजन उपलब्धता के समान होती है। मृदा में पाए जाने वाले अधिकांश सल्फर कार्बनिक पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। सल्फर का पोषक तत्वों व जीवित तंत्रों में के बीच परिवहन ही सल्फर चक्र कहलाता है। सल्फर चक्र में सल्फर का खनिजीकरण होता है, जिसमें सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बनिक सल्फर तत्व होते हैं। यह मुख्य रूप से आपका जीवाणु द्वारा पचन किया जाता है और H2S में बन जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जीवाणु उपापचय चलती है। जीवाणु द्वारा अपघटन और जंतु द्वारा पोषण होता है। कार्बनिक सल्फर जैविक प्रोटीन होती है। मृदा के अंदर असोफोर होता है, इसके अंदर पौधों द्वारा शोषित कर प्रोटीन निर्माण किया जाता है। और प्रोटीन निर्माण कार्बनिक सल्फर जैविक प्रोटीन होती है, जिसके अंदर जीवाणु द्वारा प्रकटन कर जंतु तक पहुंचाया जाता है H2S के रूप में। और H2S के रूप में यहाँ पर जीवन ऑक्सीकरण करता है और कार्बन सल्फर तत्व रूप बन जाता है और जीवाणु वापस इसको ग्रहण कर लेते हैं। आगे देखें, इस प्रकार से आपका सल्फर चक्कर दोस्तों कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।